गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग ने उस दिन फिज़िक्स में कूलाम्स लॉ तक डिस्कस कर लिया था और लास्ट टॉपिक हमने आपको बताया था कि कूलाम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ क्यों लिखा जाता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझिए कि देखिए हम लोग ने कूलाम्स लॉ में पढ़ा था, कूलाम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था F = K Q1 Q2 by R², ये पढ़ा था। तो कूलाम्स लॉ हमको दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड देता था, है ना। अब हमको पता है, सिंस वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, and so all the vector quantities have magnitude as well as direction. But this formula for Coulomb's law, which we have studied earlier, gives only the magnitude. It does not tell us the direction of force. So we must have a formula which tells the direction of force between two charges, and that formula is called Coulomb's law in vector form. क्या कहा हमने कहा कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हम लोग उस दिन देख चुके थे, लेकिन वो फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे फोर्स के, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। वो हमको डायरेक्शन नहीं देता था वो फॉर्मूला। तो फिर क्या हुआ, एक नया फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा कि जो हमको फोर्स की डायरेक्शन भी दे दे दो चार्जेस के बीच में। उस फॉर्मूले को हम कहेंगे कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी टेक टू चार्जेस एंड वी टेक टू चार्जेस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड जॉइन दैट लाइन एंड जॉइन दोज चार्जेस। जैसे हमने, आप देखिए यहाँ पे किया है, हमने कोई दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक है, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन से हमने उन दोनों को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन देगी। मान लिए ये डायरेक्शन, मान लिए Q1 से Q2 की तरफ है, तो हमने ये एक एरो बना दिया, यानी कि ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि हम डायरेक्शन ले रहे फोर्स की Q1 से Q2 की तरफ। मान लिए अब हमने जब डायरेक्शन ले ली तो हमको उस डायरेक्शन को कुछ नाम भी देना पड़ेगा, मान लिए हमने उस डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है हमने उसको R ले लिया। क्या ले लिया? R ले लिया, ये ले लिया R। इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिखे दे रहे हैं, R ले लिया हमने, ये R ले लिया। अब मैग्नीट्यूड तो ले लिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा जाएगा जो कि ये इंडिकेट करेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये हमने इस तरफ से इस तरफ लिया है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी तरीके से लिखा जाए जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सी किताबों में अलग अलग तरीके से लिख के दिया हुआ है। बेसिकली NCERT हो गई या आपकी क्लास 12 की नूतन फिजिक्स हो गई, उसमें जो तरीका है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वो नंबर लिखते हैं कि जिसकी तरफ एरो पॉइंट कर रहा होता है। एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? चार्ज 2 की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चार्ज 2, ये लिखेंगे 2। जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जिस तरफ से आ रहा होता है यानी कि 1 की तरफ से आ रहा है तो ये लिखेंगे, यानी कि डिस्टेंस क्या कहते हैं, डायरेक्शन टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 की तरफ 1 से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ये लिखेंगे हम लोग। इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करके लिखे दे रहे हैं। इसका मतलब होता है टुवर्ड्स, ये आप नोटेशंस लिख लीजिएगा, ये होगा टुवर्ड्स और ये होगा फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए टुवर्ड्स
और फ्रॉम ये हमने इसलिए लिखा, टुवर्ड्स मतलब ये किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है चार्ज 2 की तरफ, तो पहले हमने 2 लिखा। और फ्रॉम यानी कि किधर से आ रहा है, तो मतलब ये 1 की तरफ से रहा है तो 1 लिखा हमने। इसको लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमने 2 1 लिखा है, आप 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 1 2 लिखिएगा तब फिर आपका ये होगा कि फ्रॉम 1 जिस तरफ से आ रहा होगा उसको पहले लिखिएगा और जिस तरफ जा रहा होगा उसको बाद में लिखिएगा। बात समझ रहे हैं? यहां पे हमने ऐसे लिख दिया, हमने कहा ये जिसकी तरफ जा रहा है उसको पहले लिख दिया, यानी कि 2 की तरफ जा रहा है तो पहले 2 लिख दिया, और जिसकी तरफ से आ रहा है उसको हमने पहले बाद में लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी वो इन दोनों चार्जेस के बीच एक्ट करेगी। ठीक, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट करेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में रिपल्शन है कि अट्रैक्शन है। मान लिए हमने यहाँ पे ले लिया कि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो इस चार्ज को जब हम इसके करीब लाएंगे तो ये उस तरफ भागना शुरू करेगा। किस तरफ भागेगा? इस चार्ज को जब हम इधर लाएंगे तो ये उधर भागेगा, तो मतलब इस पे फोर्स एक्ट करेगा इस तरफ, इस तरफ, है कि नहीं? और जब इसको इसके करीब लाएंगे तो ये इस तरफ एक्ट करेगा, तो मतलब इस पे फोर्स एक्ट करेगा इस तरफ, ये एक्ट करेगा। यहां पे जो फोर्स होगा और यहां पे जो फोर्स होगा वो इक्वल फोर्स होगा, लेकिन इक्वल के साथ साथ वो होगा अपोजिट। क्या होगा? ऑपोजिट फोर्स होगा। देखिए ये फोर्स ये चार्ज 2 पे लग रहा है, चार्ज 2 पे लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है? ये 1 की वजह से लग रहा है। भाई जब इस Q2 को हम Q1 की तरफ लेके आएंगे तभी तो ये उधर भागेगा, तो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 पे फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है वो बाद में लिखते हैं। Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है वो बाद में लिखते हैं, है ना? ऑन Q2 बाय 1। ठीक, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। और यहां पे क्या होगा? यहां पे Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से, तो यहां पे हो जाएगा 1 और 2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि Q1 पे फोर्स लग रहा है, Q1 पे फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। जब इसको करीब लेके जाएंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इधर भागेगा, तो फोर्स इधर लग रहा है और इसकी वजह से लग रहा है, तो ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, और चूंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके ऊपर वेक्टर का निशान लगेगा, ये लगेगा, और ये भी वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना ये, तो इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। और अगर इसका उल्टा कर देते, इस तरफ अगर हम डायरेक्शन नापेंगे तो होगी R12, जैसे ये R21 है तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये होगा R12। ये होगा। ठीक है, ये बात समझिए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर्स चैप्टर्स पढ़ा होगा, वेक्टर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में। उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक चीज़ पढ़ी होगी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखा जाता है तो वो वेक्टर लिखा जाता है और उसके साइड में मॉड लगा दिया जाता है। मॉड का मतलब होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए ये ए वेक्टर है कोई, ये मान लिए कोई ए वेक्टर है, अगर हम आपसे कहें इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा तो ऐसा होगा, मॉड ए, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर मॉड लग गया तो समझ लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया। और यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका ये होता है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, ए और इसके ऊपर कैप लगाई जाएगी, ऐसे करके यूं करके एक कैप लगा दी जाती है। ये होता है यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका। और ये यूनिट वेक्टर जो होता है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से उस इक्वेशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, उस इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इक्वेशन बाय अ यूनिट वेक्टर, then it does not produce any effect on the equation, then it does not produce any effect on the equation। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए यूनिट वेक्टर ऐसे निकाला जाता है। अगर ये ए यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर ए दिया हुआ है तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, उस ए का वेक्टर और अपॉन वो जो वेक्टर लिया है ए का, उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है। इसके बाद में हम लोग, अब हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि F21 लग रहा है, और वो किसकी वजह से लग रहा है? Q1 की वजह से लग रहा है, उसको पहले लिखेंगे। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, इतना फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें क्या, हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो हमें इसका डायरेक्शन भी तो दिखाना होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि यूनिट वेक्टर से इसलिए कर देंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर वहाँ पे 1 रखेंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अब चूंकि हम 2 1 ले रहे हैं तो फोर्स 2 1 है, तो उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? R21, तो यहाँ पे भी R21 लगाइएगा और यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि R21 और इसका यूनिट वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ये मैग्नीट्यूड है तो इसको मॉड में रखिएगा। काय में रखिएगा? मॉड में। हमने बताया ना कि अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको वेक्टर को मॉड में रख देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम F12 देखेंगे, F12 देखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए F12 देख रहे हैं ना, तो F12 की तरफ यानी कि फोर्स इस तरफ है, तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? R12 का स्क्वायर और मॉडुलस ले लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये पूरी गिनती जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और जब इसको वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन निकल आएगा। और ये वेक्टर है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमें डायरेक्शन पता लगा। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, R, अब वहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा R12 का कैप, ये हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन 1 मान लिए, ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए, अब आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर सिंस R21 और R12 क्या आपस में बराबर है? अगर हम आपसे पूछें कि R21 और R12 क्या आपस में बराबर है, तो नहीं, आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक की डायरेक्शन उस तरफ है और एक की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों की डायरेक्शन को पलट दें, यानी कि इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को पलट दें, मान लीजिए ये R21 जा रहा है और अगर R12 की डायरेक्शन को भी हम उस तरफ कर दें तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो अगर हम R21 और R12 को पलट दें, ये नॉट इक्वल टू, लेकिन ये इक्वल टू हो जाएगा जब हम इसकी डायरेक्शन पलटेंगे, -R12। वेक्टर में डायरेक्शन पलटती जाती है तो वो माइनस लगा देता है। क्या होता है? माइनस लगा देता है। अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन पलट रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, मतलब डायरेक्शन पलट गई। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई जा रहा है तो प्लस कहेंगे और अगर कोई आ रहा है तो कहेंगे माइनस, ऐसा होता है वेक्टर में। ठीक है, तो जा रहा है R12 उस तरफ,
R21 उस तरफ और 12 इस तरफ, लेकिन अगर हमने उन दोनों की अगर हमने किसी एक की डायरेक्शन को पलट दिया तो वो दोनों आपस में ये बराबर होगा, ये चीज बराबर होगी। अब देखिए ये जो R21 की वैल्यू आई माइनस R12, ये आप उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, देखिए क्या होगा, F21 इज इक्वल टू क्या, F21 क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर मॉडुलस में, और ये R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहां पे रख दिया आप माइनस R12, ये रखती है, ऐसे रखती है ना। तो चूंकि यहां पे भी R12 हो गया तो इसलिए यहां पर भी R12 ही हो जाएगा, ये भी R12 हो जाएगा। जब यहाँ पे हम रख रहे हैं तो यहाँ पे भी R12 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस आगे ले आइए और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये हो गया R12 यूनिट वेक्टर, ये हो गया। अब एक चीज़ बताइए हमें आप कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट ये इतना पार्ट जो है, क्या ये F12 के बराबर है, F12 के बराबर है, देखिए इज इक्वल टू, ये माइनस लगाया और ये लिख दिया F12 और इधर लिख दिया F21, क्या पता चला, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि दो फोर्सेस, दोनों चार्जेस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो हैं तो इक्वल लेकिन अपोजिट हैं, एक उस तरफ है तो एक इस तरफ है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन शो कर दिया हमने। ये हमें क्या पता लगता, ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता लग रहा है। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल भी हैं और अपोजिट फोर्सेस भी हैं, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही हैं लेकिन हैं इक्वल लेकिन हैं अपोजिट, है कि नहीं। देखिए और ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा बस, कि अगर हम किसी इक्वेशन को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, उसको समझिए जरा। अभी हमने आपको बताया ये फॉर्मूला, ये देखिए इन दोनों इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको एक चीज़ बताई कि ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये दोनों जगह पे। इसका अगर हमको वैल्यू निकालना है यूनिट वेक्टर का तो कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया ना, फॉर्मूला बताया था। अभी आपको क्या बताया था, फॉर्मूला ये बताया था कि अगर कोई यूनिट वेक्टर ए है और उसकी हमको वैल्यू निकालनी है तो उस ए का वेक्टर होगा और अपॉन उसी ए का मैग्नीट्यूड होगा, होगा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो। उसी तरीके से अगर यहाँ पर दिया हुआ है R21 यूनिट वेक्टर, वहाँ पे A यूनिट वेक्टर था, यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर है, देखिए R21 यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, ये क्या था A यूनिट वेक्टर और A का ही वेक्टर, यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर, तो उसमें यहाँ पे R21 का वेक्टर अपॉन और इसका मैग्नीट्यूड R21, ये हो गया नहीं हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम उसको लिखें दूसरे वाले को R12 को यूनिट वेक्टर R12 अपॉन मॉडुलस ऑफ R12, ये हो गया सिंपल, ऐसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर है, वहाँ पे A यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल टू यहाँ पे
ए वेक्टर था, जो यूनिट वेक्टर होगा उसी का वेक्टर लेंगे, जो यूनिट वेक्टर है उसी का वेक्टर ले लिया अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, ये करा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लिएगा, अच्छे से याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, अब R21 की वैल्यू यहाँ पे रखिए और R12 की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो दो इक्वेशन नई निकल के आती हैं। F21 इज इक्वल टू, F21 ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं और यहाँ पे R21 की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का, एक मिनट, स्क्वायर बाहर लगेगा, स्क्वायर बाहर लगेगा, ये स्क्वायर बाहर लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर बाहर लगेगा, स्क्वायर, ये हमने इतनी इक्वेशन लिख दी, इतनी इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी, इनटू R21 अपॉन मॉडुलस ऑफ R21, ये लिखा, तो क्या मिला, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी, R21 की पावर 3, ये निकली इक्वेशन। देखना आप क्या फ़र्क हुआ, वहाँ पे था स्क्वायर, यहाँ पे हो गया क्यूब बीच। स्टैंडर्ड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ ये होती है, दो चार्जेस के बीच में जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब लॉ की वो ये होती है। और ये F21 है, इसी तरीके से F12 लिख लिया आप, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे R21 था, वहाँ यहाँ पे R12 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। एक तरीका ये होता है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखने का, एक तरीका और है, वो हम आपको बताते हैं, देखिए ज़रा वो तरीका क्या है। एक तरीका और है, वो देखिए, तो देखिए दूसरी तरीके से देखिए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि हमारे पास कोई दो चार्जेस दे दिए गए हमें, ठीक है, कोई दो चार्जेस दे दिए गए और वो दो चार्जेस को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिया, ठीक। दो चार्जेस दिए गए और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उनके जो पोजीशन वेक्टर हैं ओरिजिन के साथ वो दिए गए। खाली ये चार क्वांटिटीज हमारे पास दी गई और हमसे कहा गया कि उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालो वेक्टर फॉर्म से। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए, दो चार्जेस दिए गए और कूलम्ब्स लॉ से हमको उनके बीच में फोर्स निकालनी है। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने पहले कहा कि दो चार्जेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं और उनकी पोजीशन वेक्टर दी है R1 और R2, ठीक है। तो इसका ये मतलब पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक। अभी इन सब चीज़ों पे ना जाइए, खाली हम जो बता रहे हैं उस पर जाइए, Q1 और Q2, और ओरिजिन से उनकी जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर दे दिए गए। इस Q1 की ओरिजिन से R1 है और Q2 की ओरिजिन से R2 है, ठीक, डिस्टेंस। अब देखिए, कूलम्ब जो थे उन्हीं ने एक बात कही थी, हमने आपको पिछले लेक्चर, हमने आपको अभी पिछले वाले पार्ट में वो बात बताना हम भूल गए शायद। वो बात ये कही थी कूलम्ब ने कहा था कि कभी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो हमेशा उन दोनों चार्जेस के अलोंग स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगी। टू फोर्सेस नहीं, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल ऑलवेज बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन अलोंग दोस चार्जेस। क्या कहने का मतलब हुआ, देखिए हम वो लाइन लिखे दे रहे हैं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब
force between the charges will always be along the straight line joining the two charges. ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी, दो चार्जेस, ये मान लीजिए दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो उन दोनों के बीच में जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी हमेशा। यानी कि अगर ये कोई दो चार्जेस दिए हुए हैं और इनको हमने दो लाइन मिला दी तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो इसी लाइन के अलोंग करेगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब कूलाम ने ये कहा था कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल ऑलवेज बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब देखिए, सबसे पहली चीज, ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों को हमने यूं करके एक लाइन से मिला दिया क्योंकि हमको दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालनी है। अब देखिए, अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जाएं, उस लाइन पे अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जाएं तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा R21, ये हम बता चुके हैं पहले ही। और इस Q2 पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा Q1 की वजह से, तो वो होगा F21। उसी तरीके से अगर हम उस तरफ जाएं Q2 से Q1 तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा R12, और Q1 पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो एक्ट करेगी F12, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इसका ये मतलब हुआ। अब देखिए, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इस R21 का ये जो पोजीशन वेक्टर दिया R21, इसका R1 के साथ और R2 के साथ, इस R21 का R1 के साथ और R2 के साथ हमें रिलेशन निकालना है। और वो रिलेशन कैसे निकलेगा? वो रिलेशन निकलेगा ट्रायंगल लॉ से। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ होता है, आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर ए है यूं करके, ठीक, और उस वेक्टर के एरो से कोई दूसरा वेक्टर हमने मिलाया यूं करके, ठीक, यानी कि उस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर का एरो दोनों मिला हुआ है, ठीक, और फिर यूं करके एक लाइन बना दी, तो ये मान लिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर होगा वो हमेशा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। यानी कि ये वेक्टर सी है तो ये ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी इसलिए होगा क्योंकि इस वेक्टर के एरो से इस वेक्टर की टेल मिल रही है, इस वेक्टर की टेल ये होती है, ये इस वेक्टर के एरो से इस वेक्टर की टेल मिल रही है, इसलिए जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से देख लिए कि मान लीजिए ये R21 है और ये R12 है और ये है, इसको ऐसे अलग निकाल के देख लिया आप जरा एक बार, अलग निकाल के देखिए, इसी में समझ लिया, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये एरो है और इसकी टेल से ये जुड़ा हुआ है, इसकी टेल से ही तो ये जुड़ा हुआ है, ये एरो बना हुआ है और इसकी टेल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये एक वेक्टर हो गया। हमने क्या कहा, ये वेक्टर और इसकी टेल से ये जुड़ा, तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यही हमने करा। देखिए R1 प्लस और इसकी टेल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए R21 इज इक्वल टू R2, और ये क्या किया, R21 की वैल्यू यहाँ से निकाली, R2 माइनस R1, ये निकाल ली हमने। उसी तरीके से अब हमने R21 का रिलेशन देखा R1 R2 के साथ, अब R12 का रिलेशन देखते हैं R1 R2 के साथ। अब देखिए वहां पे क्या था, वहां पे ये वेक्टर था और इसकी टेल से ये जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ये वेक्टर है और इसकी टेल से ये जुड़ा हुआ है, ये वेक्टर है और इसकी टेल से ये वेक्टर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम बराबर होगा इसके, यही करा है। देखिए इसका सम और इसका सम ये बराबर होगा इस वेक्टर के। ये ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का क्या है? ये ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ यहाँ पे हमने देखिए समझाया है कि अगर कोई ए वेक्टर है और उसके एरो से हम दूसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं,
उसके एरो से, ये वेक्टर है, वेक्टर के एरो से कोई दूसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं, तो जो एरो हम जोड़ रहे हैं उसके एरो से वो दोनों का सम उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा, ये रिजल्टेंट कहलाता है, उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। वही यहाँ पे देख रहे हैं हम कि अगर ये वेक्टर है R1 और इसके एरो से एक वेक्टर यूं करके जुड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे A के एरो से B जुड़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे R1 के एरो से R21 जुड़ा हुआ है, तो हमने इसका सम लिया, वहां पे हमने इसका और इसका सम लिया था, और वो किसके बराबर था, C के बराबर, ये R2 के बराबर है। और जब हम इसको देखेंगे तो इसके एरो से ये R21 के एरो से R12 का टेल जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यही हमने करा है, देखिए, और यहां से R12 की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब देखिए एक मिनट रुकिए, इसको क्लीन कर दें। अब देखिए वेक्टर फॉर्म देखिए पहले वही वाली वेक्टर फॉर्म लिखेंगे जो अभी तक हमने लिखवाई थी आपको। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या था, मॉडुलस ऑफ R21 का क्यूब, और ये था R21 वेक्टर, ये था। अब देखिए हमारे पास जो क्वांटिटीज थी वो सिर्फ थी Q1 Q2 R1 R2, R21 और ये R21 हमारे पास कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन R21 की वैल्यू जरूर दी हुई है, R21 की वैल्यू जरूर दी हुई है। क्या दी हुई है, R2 माइनस R1, सिंपल यहां पे वैल्यू रख दी है बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पे R21 की वैल्यू रख दी आप बस, मॉड लगाइए, और R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे रख दिए R2 माइनस R1, बस सिंपल ऐसे लिखना है। और F12 अगर लिखें हम, F12 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे F21 था तो 2 माइनस 1 R2 माइनस R1, यहाँ 12 है तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और ये हो गया R12 वेक्टर, नहीं एक मिनट, 12 नहीं हुआ तो R1 माइनस R2, ये हो गया। ये हो गया। तो हम लोग ने आज क्या देखा, हम लोग ने देखा, हमने आपको बताया कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, और हमने आपको ये बताया कूलाम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म में वेक्टर एडिशन बताया हमने, एक दो तरीके के ट्रायंगल लॉ बताया, ठीक है, और क्या कहते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो तरीके से हमने आपको कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाया। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका लिखने का ये है, अगर आप ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा एग्जामिनर अच्छा होगा, नंबर दोनों पे मिलेंगे आपको बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा, हम इसी में आपको बना के डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इसलिए नहीं बना के डाली क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए हमने इसमें नहीं डाली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।